हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ये ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 का पहला वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समरूपता इस पार्ट का परिचय यह देखेंगे और प्रश्न संग्रह 1.1 का कुछ सवाल हम देखेंगे जितना हो सके इस वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स भाग 2 का पहला पार्ट है समरूपता। ठीक है, इस पार्ट में हम कुछ बिंदुओं को ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट्स, त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का गुणधर्म, तीन समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा द्वारा बने अंतःखंडों का गुणधर्म, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणधर्म। ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया है कि आप इस चैप्टर में देखने जा रहे हो, ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे प्रमेय हैं। ठीक है, और 9वीं में और 8वीं में आपने प्रमेय क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, वो सब आपने सीखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं हर साल अपने जब 10वीं के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं कुछ ऐसा सवाल पूछता हूँ जो बहुत ही बेसिक्स होता है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है आपको ये समरूपता इस चैप्टर को सीखने के लिए। ठीक है, जैसे कि आधार, ऊंचाई, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, समरूपता क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए PDF बनाया। हम PDF की तरफ जाते हैं क्योंकि ये मैं अपने हिसाब से बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मैंने आपको सोचा कि ये वीडियो में बना करके डाल दूँ ताकि आपको, जैसे मैं हर साल वीडियो में पढ़ाता हूँ, ठीक है, जैसे क्लास में मैं हर साल पढ़ाता हूँ, उसी तरीके का रिवाइज हमारा वीडियो में भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया है, मैं आपको देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया, अधिक कोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, आप देख रहे हो पहला वाला जो त्रिभुज है वो न्यून कोण है, दूसरा समकोण है, तीसरा अधिक कोण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत सारे 10वीं के बच्चे तो बता लेंगे न्यून कोण क्या होता है, समकोण और अधिक कोण क्या होता है। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ बच्चे ऐसे भी होते, एक दो बच्चे ऐसे भी रह जाते जो अगर पूछो उनसे न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है तो कुछ समय के लिए वो लोग नहीं बता पाते। ठीक है, तो मैं रिवाइज करा देता हूँ न्यून कोण क्या होता है। स्टूडेंट्स, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोणों का माप 90 डिग्री से 90 अंश से कम हो उसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, यहाँ पर आप देखो क्यू का मान कितना है, 90 अंश है। ठीक है, तो जिस त्रिभुज में किसी कोण का माप 90 अंश होता है उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण देखो, अधिक कोण क्या होता है, 90 से अधिक। यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, यहाँ पे m देखो 90 से ज़्यादा दिख रहा है, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का माप 90 अंश से ज़्यादा है तो हम उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 तरीके का त्रिभुज बनाया। ठीक है, लेकिन मुझे न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज ये नहीं बताना था, मुझे क्या बताना है। ठीक है, मेरा सवाल आपसे क्या है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 तरीके का त्रिभुज है और मेरा आपसे सवाल है कि पहले त्रिभुज ABC में मैंने AB की जो भुजा है उसकी लंबाई 4 लिखी है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो AC की लंबाई मैंने 3 लिखी है और आधार जो है BC जो है वो मैंने लिखा है 5। ठीक है, 9वीं में आपसे एक सवाल मैंने पूछा था कि अगर मैं कोई रेखा लेता हूँ A और B, इस तरीके का अगर कोई रेखा लेता हूँ और मैं यहाँ पे कोई बिंदु बना दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बिंदु बनाऊँ P, ठीक है, और मैं आपसे सवाल करूँ कि ये जो बिंदु है ये AB से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो आप लोगों, ठीक है, मैंने आपको 9th में बताया था कि जो दूरी होगी इसकी वो AB से लंब दूरी, जो भी दूरी होगी वही बिंदु P की जो दूरी होगी वो AB से होगी। मान लो जो आपका AD है, मान लो मैंने यहाँ पे जो लिख दिया D, ये जो P है वो AB पर D इस बिंदु पर लंब है और ये 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये PD 4 है। तो स्टूडेंट्स बिंदु P की AB से दूरी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 9th में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सवाल है कि ABC इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में ऊंचाई क्या है, आधार तो BC दिख रहा है आपको, ऊंचाई क्या है इस त्रिभुज में। ठीक है, इस त्रिभुज में आपका आधार QR है और ऊंचाई क्या है, PQ है। मतलब समकोण त्रिभुज है तो आपको आसानी से बताना आसान हो जाता है कि आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज है, यहाँ पे आपको आधार दिख रहा है MN, तो ऊंचाई क्या होगी स्टूडेंट्स, यह आपको बताना है। ठीक है, तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लोग तो आसानी से बता देंगे कि यहाँ पर PQ ऊंचाई है और QR आधार है और पहले वाले त्रिभुज में आपको ऊंचाई नहीं दी गई है और तीसरा जो त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज, इसमें भी आपको ऊंचाई नहीं दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए मैंने क्या किया, वही ट्रायंगल बनाया है और आपको अब बताऊंगा कि आधार और ऊंचाई क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
देखो पहले त्रिभुज में देखो ऊंचाई नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि ऊंचाई जो होती है कभी भी आधार से लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आधार क्या है, आपका आधार BC है, तो इस पर लंब कौन सी चीज़ें है, यहाँ पर AD। तो पहले वाले आकृति में आपको AD बनाया हुआ नहीं था स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे ऊंचाई नहीं थी। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ लोग कहेंगे 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है और कुछ लोग कहेंगे 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो ये दोनों के दोनों ऊंचाई नहीं है, ये तो भुजाओं की लंबाई है। तो ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई कभी भी आधार पर लंब जो रेखा होती है, ठीक है, वही ऊंचाई होती है, लंब रेखा खंड जो होगा। मतलब यहाँ पे AD, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, D लिख दिया है, मतलब मैंने एक लंब बनाया जो कि BC पर लंब है, और वो जो लंब है वो उसका जो, ठीक है, आधार जो था वो मैंने D लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर AD जो है वो ऊंचाई होगी न्यून कोण त्रिभुज की, ठीक है। यहाँ पर PQ ऊंचाई होगा और आधार जो होगा वो QR होगा। तो देखो आधार मैंने लिखा है BC और ऊंचाई क्या हो गई AD, जो ऊंचाई नहीं दी थी वो हमने लाई, ठीक है। स्टूडेंट्स सबसे जो थोड़ा सा कठिन होता है वो अधिक कोण वाले त्रिभुज में होता है। यहाँ पर अगर आधार MN है तो आपकी ऊंचाई हमेशा लंब होगी आधार पर। अब आधार तो आपका M और N यहीं तक था, तो हमने क्या किया, आधार को थोड़ा सा बढ़ा लिया, ठीक है, और क्या किया, L से आज जो बढ़ाया हुआ हिस्सा था उसके ऊपर एक लंब बनाया, ठीक है, और वो जो लंब है वो इस आधार को Q पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है। तो ये जो L और Q है यही इसकी ऊंचाई होगी। अगर आधार MN है तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, LN, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आधार MN है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, LQ, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और तरीका होता है स्टूडेंट्स अधिक कोण में, अगर अधिक कोण में आधार अगर मैं LN ले लूँ, ठीक है, अगर आधार में LN ले लूँ, ठीक है, इस बार मैं अपना आधार जो है वो बदल दे रहा हूँ, इस बार मैं अपना आधार LN लेता हूँ, ठीक है, आधार मैं ये लेता हूँ। अगर मेरा आधार ये है, ठीक है, तो ऊंचाई क्या होगा, इसके ऊपर लंब, इसके ऊपर लंब शीर्ष बिंदु से क्या होगा स्टूडेंट, M होगा। M अगर मैं शीर्ष बिंदु लेता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर से लंब आधार पर कौन जा रहा है, ठीक है, वही उसका ऊंचाई होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर देख लो डायग्राम में, अगर आप डायग्राम में देखते हो, अगर मैं इसको, अगर ये मैं ऊंचाई लेता हूँ, MR ऊंचाई लेता हूँ, तो इस समय आधार क्या हो जाएगा मेरा, LN। मतलब जब अधिक कोण होता है तो आपके पास दो तरीका होता है आधार और ऊंचाई लेने का, ठीक है। अगर आधार आपका MN है तो ऊंचाई आपकी LQ होगी, अगर आधार LN है, मतलब अगर ये आधार है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, MR। याद रखना स्टूडेंट्स, आधार के ऊपर जो लंब होता है वो ऊंचाई होती है किसी भी त्रिभुज का, ठीक है। तो बस ये आज तीनों ट्रायंगल दिखाने का मकसद बस इतना ही था कि आपको आसानी से समझे कि आधार और ऊंचाई क्या होता है अगर तीनों ही प्रकार के त्रिभुज हो तो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब मुझे आपको ये चैप्टर जो है हमारा समरूपता जो चैप्टर है वो बताने के लिए मैंने सोचा था कि जैसे हर साल क्लास में मैं आपको बताता हूँ समरूप और सर्वांगसम के बीच का अंतर क्या होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लग रहा है आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, जो पार्ट है बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ आकृति बनाई है, ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ आकृति बनाई। यहाँ पर देखो पहली जो आकृति है ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PQR, ठीक है। दूसरी जो त्रिभुज है वो भी समकोण त्रिभुज है PQR, तीसरी भी त्रिभुज है, चौथा आयत है। स्टूडेंट्स एक और आकृति में बना देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये वृत्त है, सर्कल है ये, ठीक है। तो पहला वाला देखिए, जो पहली वाली आकृति है, ये देखिए ये पहली आकृति, ये जो है आपकी दूसरी आकृति, ये जो है आपकी तीसरी आकृति, यहाँ पर ये चौथी आकृति और ये पांचवी आकृति। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि किसका आकार सेम है, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है, पहला वाला त्रिभुज है, ये दूसरा वाला त्रिभुज है, ये और चौथा वाला त्रिभुज है, ये तीनों का आकार सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किसका आकार सेम नहीं है, ठीक है। तीसरे वाले को देखो, तीसरा वाला क्या है, वृत्त है, और बाकी ये तीन जो था वो त्रिभुज था। मतलब ये जो है इसका आकार, ठीक है, ये इसका आकार देखिए कैसा है, शेप, इसका शेप कैसा है, ठीक है, इसका शेप देखिए त्रिभुज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई रेखा बनाता हूँ तो इसका आकार देखिए सीधी रेखा है, अगर मैं ऐसा बनाता हूँ इसका आकार देखिए टेढ़ी मेढ़ी आकार का है, और ये वृत्त है, इसका आकार कैसा है, वृत्ताकार है, ठीक है। चौथा जो है वो कैसा है, वो त्रिभुज है, और पांचवा जो है इसका भी आकार कैसा, आयत है। मतलब यहाँ पे कौन कौन से आकार मिल रहे हैं, ठीक है, पहला वाला, यहाँ पे दूसरा वाला और चौथा वाला, ठीक है, चौथा, ये तीनों जो है वो कैसे हैं, एक ही आकार के हैं, इनका आकार सेम है, समान है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको वो समझना है, ठीक है। तो सर्वांगसम में क्या होता है स्टूडेंट्स, आकार और माप, ठीक है। अब माप देखते किसका किसका सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से अब हम देखते कि माप किसका किसका सेम है, ठीक है। पहला वाला देखिए, पहले वाले त्रिभुज में इसका जो माप है PQ का 4, PR का 5 और आधार का 3, इसके भी आधार का, दूसरे त्रिभुज में आधार 3 है, ऊंचाई जो है वो 4 है
और इसका जो विकर्ण है वो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज का जो आकार है वो भी बराबर है और इसकी जो माप है भुजाओं का वो भी सेम है। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब सारे अंग इसके समान है। ठीक है, सर्वांग सम मतलब सारे अंग समान है। ठीक है, सर्वांग सम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला दूसरा एक दूसरे को पूरी तरीके से बराबर इसलिए सर्वांग सम है, लेकिन पहला दूसरा और तीसरे में आकार सेम है। ठीक है, आकार बराबर है दोनों का, दोनों ही त्रिभुज है और दोनों ही समत्रिभुज है, लेकिन क्या इनका माप, ठीक है, क्या इनका माप भी बराबर है? देखो यहाँ पे 4 है और ये तो इसे छोटा दिख रहा है। एम एन बी सी 3 है, एम एन उससे छोटा दिख रहा है, और ए सी जो है वो 5 है और एल एन उससे छोटा दिख रहा है। मतलब यहाँ पे आकार तो बराबर है लेकिन जो माप है वो अलग है। ठीक है, माप जो है वो अलग अलग है, मतलब इनका आकार बराबर और माप अलग है, इन्हें हम कहते हैं समरूप। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मैंने पहला जो चिन्ह बनाया है यहाँ पर, ठीक है, ये जो पहला चिन्ह मैंने बनाया ये किस चीज़ का चिन्ह है स्टूडेंट्स? ये सर्वांगसम का। और यहाँ पे जो मैंने चिन्ह बनाया ये किस चीज़ का चिन्ह है? समरूप का। ठीक है, और ये सारे जो चीज़ हैं ये ना तो सर्वांगसम है ना, क्योंकि इनका आकार और माप दोनों अलग है। तो स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम से समझा होगा कि सर्वांगसम होने के लिए आकार और माप समान होना चाहिए। ठीक है, अगर किन्हीं दो चीज़ों का, दो आकृतियों का आकार भी सेम है, माप भी सेम है, तो हम उन्हें सर्वांगसम यानी सारे अंग सम है। ठीक है, और समरूप का मतलब क्या होता है? अगर आकार समान है पर माप अलग हो सकता है। ठीक है, मैं ये दोनों को समरूप भी कह सकता हूँ, पहले और दूसरे त्रिभुज को समरूप भी कह सकता हूँ और सर्वांगसम भी कह सकता हूँ, लेकिन पहला दूसरा, ठीक है, दूसरा और तीसरा ये दोनों को मैं सर्वांगसम नहीं कह सकता, समरूप कह सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो को सुनने में कंफ्यूज हो रहा होगा तो आप वीडियो को फिर से रिप्ले करके सुन लीजिए कि सर्वांगसम और समरूप क्या होता है। तो आगे बढ़ते, अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समरूपता। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है हमने अनुपात तथा समानुपात का अध्ययन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अनुपात और समानुपात का अध्ययन किया है 9वीं कक्षा में। अलजेब्रा में हमने देखा था समानुपात क्या होता है। ए और बी इन दो संख्याओं का अनुपात m/n है। इस कथन को ए और बी दोनों संख्या m अनुपाते n के अनुपात में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा था 9वीं कक्षा में। ठीक है, यानी किसी संख्या को अगर आपको अनुपात में लिखना है 2 और इस संख्या को आपको अनुपात में लिखना है तो आप या तो ऐसे लिख सकते हो 2:3 या तो 2/3, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, ठीक है, ये अनुपात हम क्यों सीख रहे हैं आपको आगे समझेगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब हम किसी अच्छे टॉपिक को पकड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें दिया है यहाँ पे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के सूत्र की जानकारी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है, जो उनका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही आपने पढ़ा है। ठीक है, यही सूत्र होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ठीक है, तो आपने ये सूत्र भी देख लिया, आपने अनुपात देख लिया क्या होता है, और आपने आधार ऊंचाई देख लिया क्या होता है, आपने समरूपता और सर्वांगसमता दोनों देख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हमारे इस चैप्टर का, इस पार्ट का पहला टॉपिक जो कि प्रमेय है, पहला प्रमेय। ठीक है, ये हमें समझना है। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स? कोई दो त्रिभुज है आपके पास, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा वो इस प्रमेय से हम समझेंगे। ठीक है, तो कोई भी दो त्रिभुज आपको दिया गया है, यहाँ पे त्रिभुज ABC दिया गया और PQR। ठीक है, उनके क्षेत्रफल को स्टूडेंट्स यहाँ पे A से दर्शाया जाता है। A मतलब एरिया, इंग्लिश का जो वर्ड होता है एरिया, उसका पहला अक्षर ले लिया गया, पहला लेटर ले लिया गया A। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये त्रिभुज को दर्शा रहा है। ठीक है, जो ट्रायंगल जैसा आपको दिख रहा है त्रिभुज को दर्शा रहा है, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पे अनुपात बना दिया गया। तो इनका अनुपात क्या होगा? तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ABC के क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ABC का आधार क्या है? BC, और ऊंचाई क्या है स्टूडेंट्स? AD, ये ऊंचाई है। तो हम उसको फॉर्मूला के हिसाब से, हमने एरिया निकालना है ना, हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा? आधा गुणे आधार BC गुणे ऊंचाई AD। ठीक है, इसी तरीके से हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधा गुणे आधार क्या है स्टूडेंट्स? QR, और इसकी ऊंचाई क्या है? PS है। तो आधा गुणे QR गुणे PS, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो आधा ये हाफ सेम है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? BC गुणे AD और QR गुणे PS। ठीक है, BC और AD क्या है? आधार गुणे ऊंचाई, और इसका क्या है? आधार गुणे ऊंचाई। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से मिला क्या? मतलब किन्हीं दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उनके संगत आधार गुणे ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब
ये दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इसके आधार गुणे ऊंचाई और इसके आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, उनके अनुपात के बराबर होगा। बस यही तो है, आपको मतलब क्या नहीं करना है, आधा नहीं लिखना, ये जो हाफ हाफ था 1/2 वो नहीं लिखना है। कितना सिंपल है स्टूडेंट्स, यही प्रमेय था, बहुत छोटा प्रमेय है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई बटे आधार गुणे ऊंचाई। मतलब आपने क्या सीखा, इस आधार पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, ठीक है, किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पे लिखा है ना दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये देखो ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ रहा है, उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल। इसका आधार BC और ऊंचाई AD, इनके संगत मतलब ABC का संगत आधार BC और ऊंचाई AD है, PQR का संगत QR और ऊंचाई PS है, और गुणनफल मतलब गुणा, ये दोनों के गुणे के अनुपात के बराबर है। तो मतलब ये क्षेत्रफल जो होगा वो संगत आधार गुणे ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस यही था आपका, यही पहला प्रमेय है। यदि एक त्रिभुज का आधार B1 है, मान लेते कि ये B1 है, ठीक है, पहले वाले का आधार B क्यों स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आधार को बेस कहते हैं, बेस मतलब B से शुरू होता है, इसीलिए आधार B1 में लिया जाता है, और हाइट ऊंचाई मतलब हाइट वो H1 से लिया जाता है। ठीक है, तो पहले वाले का आधार B1 है और ऊंचाई H1 है, ठीक है, और दूसरे वाले त्रिभुज का आधार B2 और ऊंचाई H1। यहाँ पे 2 क्यों लगा दिया स्टूडेंट्स, दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, इसीलिए B2 और H2। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा स्टूडेंट्स, आधार गुणे ऊंचाई मतलब B1 गुणे H1 और आधार गुणे ऊंचाई मतलब B2 गुणे H2। यही फॉर्मूला होगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात B1 गुणे H1 और B2 गुणे H2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका पहला प्रमेय हो गया। ठीक है, अब अगर शर्त पहला है, आपको कुछ शर्त दे दिया जाए, ठीक है, कोई कंडीशन दे दी जाए, कंडीशन है दोनों त्रिभुज में, अगर कुछ कंडीशन है, कंडीशन मतलब शर्त मतलब क्या, या तो आधार सेम होगा, या तो ऊंचाई सेम होगा, या तो दोनों का दोनों सेम होगा। देखते वो सारे शर्तों में क्या होता है। दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई अगर समान है, ठीक है, इस बार क्या कह रहा है, ऊंचाई समान है, मतलब जो AD है वो H है और PS जो है वो भी H है। अगर ऊंचाई समान है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, इनके संगत आधार गुणे ऊंचाई के अनुपात के बराबर। इसका आधार है BC, तो यहाँ पे लिखा है BC गुणे हाइट क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है H है, और दूसरे वाले त्रिभुज का आधार QR और ऊंचाई क्या है PS जो कि H है, दोनों का ऊंचाई सेम है। ऊंचाई सेम है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ऊंचाई कट जाएगा, तो आंसर आपका किस में आएगा, आंसर किस में आएगा, ये आधार के अनुपात के बराबर आएगा। मतलब अगर दो त्रिभुज है उनकी ऊंचाई बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात किस में होगा, आधार में होगा स्टूडेंट्स। यही तो है, बस यही आपका क्या कहते हैं, यही आपका गुणधर्म है। ठीक है, तो आपने इसमें पहला गुणधर्म क्या सीखा, समान ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किस में आता है, उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अगर आपको ऊंचाई बराबर है तो ऊंचाई नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आधार लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आधार बराबर होगा तो आपको क्या लिखना होगा, ऊंचाई। लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, दोनों त्रिभुजों के आधार समान होने पर, अगर आधार समान है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दो त्रिभुज दी गई है आपको ABC और APB। ठीक है, तो ABC इस त्रिभुज में आधार AB है और ऊंचाई AD है, CD है, ठीक है, और APB इसमें भी आधार AB है और ऊंचाई जो है वो PQ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊंचाई अलग है लेकिन आधार दोनों का दोनों बराबर है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सूत्र क्या है, ठीक है, हमने जो पहला गुणधर्म पढ़ा था प्रमेय, तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, उनके संगत आधार गुणे ऊंचाई के अनुपात के बराबर। तो ABC का आधार है AB और ऊंचाई है H1, अलग है ऊंचाई इसीलिए सिर्फ H1 लिखा है, और APB का आधार AB है और ऊंचाई H2 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कटने लायक क्या है, यहाँ पे सेम क्या है, AB कट जाएगा, मतलब यहाँ पे जो आधार था वो कट गया, तो आंसर किस में आया, ऊंचाई के अनुपात के बराबर। मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा, समान आधार वाले दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ना, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किस में आ रहा है, उनकी संगत, मतलब ABC का संगत ऊंचाई क्या है CD और APB का संगत ऊंचाई क्या है PQ, तो उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था आपका जो गुणधर्म था। अब स्टूडेंट्स कुछ कृति दी गई है, ठीक है, पेज नंबर 3 पे कुछ कृति दी गई है, अब हम उसको देखते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं, क्या हमें समझा है कि नहीं प्रमेय। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल, ठीक है, तो उसका सूत्र क्या था, आधार गुणे ऊंचाई। तो ABC का आधार कहाँ है, ABC मतलब पूरा ही ट्रायंगल है, इसका आधार क्या होगा स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा BC होगा और ऊंचाई क्या होगा
AR होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम BC, ठीक है, BC गुणे AR, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं जो इसका जो कलर है माउस का वो बदल दे रहा हूँ, क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर कर दिया। APQ, APQ देखिए APQ, तो इसमें आधार क्या है स्टूडेंट्स, PQ आधार है, ठीक है, और हाइट क्या है AR, ये ऊंचाई है, तो हम लिखेंगे PQ गुणे AR, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, PQ यहाँ पे BC गुणे AR हो गया और PQ गुणे AR, ये AR, ठीक है, ये जो AR था ये AR और AR कट जाएगा, तो बचेगा क्या, BC बटे PQ बचेगा। हमने यही तो देखा था ना, अगर आधार बराबर है तो आधार कट जाता है और ऊंचाई बराबर है तो ऊंचाई कट जाता है। तो यहाँ पर ऊंचाई बराबर थी दोनों की, तो आंसर आपका किस में आया, आपका उत्तर किस में आ रहा है, आपका उत्तर जो है वो संगत आधार में आ रहा है। अगर ऊंचाई बराबर है तो आपका जो अनुपात होगा वो संगत ऊंचाई में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका आंसर BC बटे PQ है। इस तरीके से आपको अपने टेक्स्ट बुक में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दूसरा जो त्रिभुज आपको दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, LMN इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DMN का क्षेत्रफल। LMN देखते, LMN इसका आधार क्या है, MN है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आधार M और N, ठीक है, और ऊंचाई क्या है, LP है, तो ऊंचाई लिख देते L और P, ठीक है। DMN इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आधार क्या है, वही आधार है, मतलब यहाँ पे जो त्रिभुज है वो सेम आधार वाली बराबर, ठीक है, दोनों के जो आधार है वो समान आधार वाले त्रिभुज है, तो इनकी ऊंचाई अलग है, ठीक है। तो DMN में ऊंचाई क्या है, DQ है, ठीक है। तो यहाँ पे कट क्या रहा है स्टूडेंट्स, MN और MN कट रहा है, तो आपका आंसर किस में आएगा, LP बटे किस में आएगा, DQ। मतलब जब दो त्रिभुज है जिनके आधार अगर बराबर है तो आंसर ऊंचाई में आएगा, और अगर ऊंचाई बराबर है तो आपका आंसर क्या कहते हैं, आधार के अनुपात में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है, तीसरा सवाल, बिंदु M यह रेख AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। M इस पूरे AB का मध्य बिंदु मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एकदम बीच का बिंदु, मतलब ये दो भागों में बराबर दो भागों में बांट रहा है। यहाँ पर दो भागों में मतलब AM जो है वो BM के बराबर होगा, ठीक है, जितना AM होगा उतना BM होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं AM, ठीक है, बराबर BM, ठीक है, AM बराबर BM लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि ये शीर्ष बिंदु है, C जो है वो शीर्ष बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC, ठीक है, और त्रिभुज BMC का क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए AMC का है, AMC ये त्रिभुज है, ठीक है, आपको जो मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ ये त्रिभुज है, और दूसरा BMC ये वाला त्रिभुज है स्टूडेंट्स, जो मैं आपको माउस से दिखा रहा हूँ ये वाला त्रिभुज है। दोनों में शीर्ष बिंदु, ठीक है, दोनों का शीर्ष बिंदु C है, ठीक है, और दोनों का जो आधार है वो एक रेखीय है ना, दोनों का आधार एक रेखीय है। अगर मैं ऊंचाई बनाता हूँ, इसके लिए ऊंचाई तो यहाँ पे दी नहीं गई, अगर मैं ऊंचाई बनाता हूँ तो इस त्रिभुज के लिए भी यही ऊंचाई होगी, और जो यहाँ पर दूसरी त्रिभुज जो आपको दिख रही है अधिक कोण, उसकी भी ऊंचाई यही रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी यहाँ पे क्या है, अगर कोई शीर्ष दो त्रिभुज है उनकी शीर्ष बिंदु दोनों समान है और आधार जो है वो एक रेखीय है, ऐसे समय पे क्या होता है, दोनों त्रिभुजों की जो ऊंचाई होती है वो समान होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर AMC बटे BMC, AMC, ठीक है, AMC में ऊंचाई बराबर है तो इसका आधार में लिखूंगा, AM आधार लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, A और M, ठीक है, और BMC के लिए BMC, इसकी भी ऊंचाई मैंने यहाँ पे बनाई थी स्टूडेंट्स, इसकी भी ऊंचाई यही होगी, दोनों के लिए ऊंचाई यही होगी, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, BM। तो हमें ऊंचाई नहीं लिखना है, ठीक है, ऊंचाई तो बराबर होगा, तो AM बटे BM आया, ठीक है। अब मैं AM बटे AM लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, AM बटे AM क्यों लिखूंगा, क्योंकि AM जो है वो BM को बराबर है, M मध्य बिंदु है, अगर M मध्य बिंदु है तो जितना AM होगा उतना BM होगा, और दोनों बराबर है तो मैं BM की जगह AM लिख सकता हूँ। अब ये AM बटे AM कट जाएगा कि क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इसका पूरे का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बॉक्स में 1 लिखना है स्टूडेंट्स। मान लो यहाँ पे मैंने पूरे का आंसर, मतलब त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BMC का क्षेत्रफल 1 आया, 1 आया, मतलब ये जो BMC अगर इसको मैं दाएं पक्ष में लेता हूं तो 1 से गुणा होगा, 1 से गुणा होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है, त्रिभुज BMC का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज AMC के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है,
AMC और BMC का। तो स्टूडेंट्स आपने समझा होगा अगर दो त्रिभुजों का आधार और ऊंचाई सेम है तो अगर आप अलग अलग करके क्षेत्रफल लाओगे तो भी दोनों का क्षेत्रफल बराबर आता है। मतलब आपने ये सीखा कि अगर दो त्रिभुजों में उनका आधार और ऊंचाई सेम है, बराबर है, ठीक है, समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी समान ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पेज 3 पर यहाँ पे जो उदाहरण है वो कुछ उदाहरण हल कर लेते हैं और प्रश्न संग्रह स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो उदाहरण है यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आपको क्या करना है, संलग्न आकृति में आपको क्या दिया गया, ए जो है वो BC पर लंब है, ए देखो BC पर लंब है, और DF जो है वो BC पर लंब है, DF जो है वो भी BC पर लंब है। तो आपसे पूछा क्या, ए 4 है, यहाँ पर दिया है ए 4 है, ठीक है, और DF जो है वो 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपसे पूछा क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो ABC बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आधार और ऊंचाई हमें देखना और जो सेम है वो नहीं लिखना है। ठीक है, जो समान है। तो ABC में आधार BC है और ऊंचाई A ही है। ठीक है, DBC में DBC, इसमें भी स्टूडेंट्स आधार BC ही है और ऊंचाई क्या है, DF है। हमने देखा था, शुरुआत में बताया था, अगर आधार BC लेंगे तो ऊंचाई क्या लेना होगा, DF लेना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों जो त्रिभुज है समान आधार वाले त्रिभुज है, तो हमें आंसर में क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई लिखना है। तो यहाँ पर देखो हमने लिख दिया A बटे DF, मतलब जब दो समान आधार वाले, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। मतलब आधार समान है तो हमें आधार नहीं लिखना है, उनके ऊंचाई का अनुपात लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी गई है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में डाला है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आपको यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये A बटे DF आया कैसे, वरना आपका यहाँ पे मार्क्स कटेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ये लिख तो देते A बटे DF, बट ये जो हिस्सा है वो लिखना भूल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो आपको लिखना है। तो ठीक है, A और DF, A कितना है स्टूडेंट्स 4 है और DF 6 है, तो 4 बटे 6, 2 दूनी 4 है ना, ये दोनों कटेगा 2 के पहाड़े से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो आपका आंसर कितना है, 2 अनुपाते 3। मतलब दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात था वो कितना था, 2 अनुपाते 3। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं पेज नंबर 4 के उदाहरण पर, जो आपको दूसरा उदाहरण दिया गया। स्टूडेंट्स जो दूसरा उदाहरण है, त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि DC 6 है। ठीक है, ये जो है DC ये 6 है। ठीक है, इसको मैंने 6 लिख दिया, DC 6 और BC 15 है, ये पूरा का पूरा जो है वो 15 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर DC 6 है और ये पूरा 15 है और मुझे सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा ढूंढना है, BD ढूंढना है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे BD ढूंढना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे के पूरे BC में से अगर मैं इतना हिस्सा काट दूँ, इतना हिस्सा माइनस कर दूँ, तो यही हिस्सा मिल रहा है मुझे, BD मिल रहा है। तो BD लाने के लिए मैं क्या करूँगा, पूरे BC में से क्या माइनस करूँगा, DC। ठीक है, पूरे के पूरे BC में से मैं DC माइनस कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे क्या लाना है, मुझे BD लाना है, BD ये हिस्सा लाना है। ठीक है, ये हिस्सा BD लाना है। तो मैं क्या करूँगा, पूरे में से अगर मैं DC माइनस कर दूँ, मतलब BC में से DC माइनस करता हूँ, यहाँ पर देखो वही किया गया है। ठीक है, यहाँ पर वही किया गया है। तो स्टूडेंट्स BC में से DC माइनस करेंगे तो 15 में से 6 माइनस होगा तो 9 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, BD भी मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या क्या है, BC है, DC है और BD है। BD कितना है, 9 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें 3 त्रिभुज दिया गया और दोनों का दो त्रिभुजों का अनुपात निकालना है, ABD अनुपाते ABC। तो ABD इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, देखते इनमें से समान क्या है। ABD, इसमें देखो आधार है BD और ऊंचाई है AP। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं ABC। ठीक है, ABC में देखते हैं ABC पूरा का पूरा, मतलब आधार क्या है आपका BC और ऊंचाई क्या है AP। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ऊंचाई है वो बराबर है और आधार अलग है, मतलब ये दोनों जो त्रिभुज है वो समान आधार वाले ऊंचाई वाले त्रिभुज है। जब समान ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई समान है, तो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो आधार के अनुपात में होगा। आपका आधार क्या है, BD और BC। तो यहाँ पर देखो ABD का आधार BD और ABC का आधार BC। BD कितना है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे तो आपको BD कितना मिला था, 9 मिला था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9। और आपका BC कितना है यहाँ पे 15, तो कितना है 9 बटे 15। अब ये दोनों 3 के पहाड़े से घटेगा 3 तिरका 9, 3 पचे 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर क्या है, 3/5। तो ABD का क्षेत्रफल का अनुपात ABC के साथ का अनुपात कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 3/5। मतलब दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 3/5
5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दूसरा सवाल दिया गया है ABD त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखते पहले दोनों ही त्रिभुज में समान क्या है। ठीक है, ABD A, यहाँ पर A लिख देता हूँ मैं, वो A ही है। ठीक है, वो हाइड हो गया थोड़ा सा। ABD, ठीक है, ABD में आधार क्या है BD और ऊंचाई क्या है AP। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा जो त्रिभुज है वो ADC है। ADC में हम क्या करते हैं, ADC का पहले यहाँ पर आधार है DC। ठीक है, ADC इस त्रिभुज में आधार है तो ऊंचाई क्या होगा AP होगा। मैंने बताया था आपको अधिक कोण है मतलब ऊंचाई बाहर यहाँ पे, मतलब ये दोनों का जो ऊंचाई है वो बराबर है तो ऊंचाई समान है तो आपका क्षेत्रफल का अनुपात किस में होगा, क्षेत्रफल आधार के अनुपात में होगा। तो इसका आधार क्या है, एक का BD है दूसरे का DC है तो BD अनुपात DC। अब क्या करेंगे, BD और DC का मान रखेंगे। BD का मान कितना है स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो BD का मान कितना है 9 और BC का मान कितना है, ठीक है, DC का मान कितना है 6। तो 9/6 इन दोनों को हम क्या करना है, घटाना है। तो 3 के पहाड़े में दोनों आएगा, 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6। तो ये ABD और ADC के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 3:2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझा होगा। तो यहाँ पर जो उदाहरण तीसरा दिया गया है ये आपको खुद से देखना है और बहुत ही आसान है। उदाहरण चौथा ये भी आपको देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हर एक उदाहरण बताता जाऊँ तो वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ठीक है, और आपको खाली समझने से मतलब है तो आपको दोनों उदाहरण से समझ गया होगा। और अब हम प्रश्न संग्रह 1.1 करेंगे जो कि मैं सारे सवाल खुद ही करके देता हूँ। ठीक है, तो प्रश्न संग्रह 1.1 से पहले यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दी गई है और कहा गया है कि इसे ध्यान में रखो। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, अभी जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एक प्रमेय और 2 गुणधर्म, वही है। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उन त्रिभुजों के संगत आधार गुणे संगत ऊंचाइयों के गुणनफल, ठीक है, ये ज़रूरी है गुणनफल। ठीक है, ये ज़रूरी है, गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। मतलब 2 त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों त्रिभुजों के संगत आधार तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अगर समान ऊंचाई है तो आंसर किस में आएगा, संगत आधार में आएगा। ठीक है, समान आधार है तो आंसर किस में आएगा, संगत ऊंचाई में आएगा। समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। ये 3 चीज़ आगे बहुत जगह पे इस्तेमाल होने वाली है तो ये आपकी ज़ुबान पे होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न संग्रह 1.1 आपका पहला सवाल है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेते जो पहला वाला त्रिभुज है इसका जो आधार है, ठीक है, वो क्या है, B1 है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, H1, मतलब B1 9 हो गया, H1 5 हो गया। दूसरे त्रिभुज का आधार जो है वो 10 है ना, तो ये आपका जो आधार है दूसरे त्रिभुज का वो B2 हो गया और जो ऊंचाई है वो H2 हो गया। मतलब आपका B2 कितना हो गया 10 और H2 कितना हो गया 6। आपसे पूछा क्या है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको तो क्षेत्रफल भी नहीं, त्रिभुज का नाम ही नहीं दिया गया, ABC है, PQR है, LMN है, क्या है। तो आप क्या करो, पहला त्रिभुज A1 ले लो और दूसरा जो त्रिभुज है वो A2 ले लो। तो A1 का आधार और ऊंचाई B1 H1 हो गया और A2 का आधार और ऊंचाई H2 और B2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पता ही है जब भी मुझे कुछ समझाना होता है तो मैं खुद PDF बना देता हूँ। तो प्रश्न संग्रह 1.1 हम PDF से देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, ठीक है, अगर ऐसा दिया गया आधार 9 है तो हम क्या कर लेते हैं, आधार को B1 मान लेते हैं। ठीक है, और ऊंचाई को 5 मान लेते हैं। ये B1 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 9, और ये पहले वाले त्रिभुज का H1 हो जाएगा। तो दूसरे त्रिभुज का आधार 10, ये जो हो जाएगा B2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा B2 और दूसरे त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो हमारा H2 हो जाएगा। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि पहला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, ठीक है, मान लेते हैं कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार तथा ऊंचाई क्रमशः, ठीक है, क्षेत्रफल क्रमशः मतलब क्षेत्रफल पहला है तो पहला क्षेत्रफल A1, उसके बाद आधार है तो आधार आपका B1 और ऊंचाई है तो ऊंचाई कितना हो गया H1। क्रम से पहला क्षेत्रफल था तो A1, आधार है तो वो B1 हो जाएगा और ऊंचाई A1। ये तीनों को हम मान लेते हैं और मान लेते हैं कि जो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो A2 है, इसका आधार B2 है और ऊंचाई H2 है। तो हमें क्या क्या दिया है, B1 और H1 दिया है 9 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें B1 और H1 दिया गया है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो B1 कितना लिखा हुआ है 9 और H1 कितना है 5। ठीक है, तो
B1 हमने लिख दिया 9, H1 लिख दिया हमने 5, ठीक है। B2 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 10, क्योंकि दूसरे त्रिभुज का आधार 10 है और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई 6 है, तो हमने ऊंचाई H2 लिख दी 6, ठीक है। अब हमने प्रमेय जो पहला वाला पढ़ा था वो हम लिखेंगे कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई ना सेम है, ना ऊंचाई समान है, ना आधार समान है, तो हमें ये पहला वाला जो प्रमेय था वो लिखना पड़ा। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, उनके संगत आधार गुणे ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात, यानी B1 गुणे H1, B2 गुणे H2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको B1 यहाँ पर दिख रहा है, B1 9 है और H1 5 है, तो यहाँ पे हमने 9 और 5 लिख दिया। B2 10 है और H2 6 है, तो 10 गुणे 6 लिख दिया। अब 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 बार में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 3 के पहाड़े में 2 आता है और 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो 3 एकम 3, आपके अंश में 3 आ गया और 2 दूनी 4, हर में 4 आ गया। तो दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको कितना मिल रहा है, 3:4। मतलब जो आपका आंसर आया 3:4, ये त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 3:4, ठीक है स्टूडेंट्स। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, वैसे तो आपका सारा का सारा हल करके रखा गया है, तो बाकी के जो सारे सवाल हैं वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मतलब जो इसका मैं वीडियो आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये समझे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने बहुत ही मेहनत करके, क्योंकि जब PDF बनाना होता है तो पूरा लिखना होता है, एक 1.5 घंटा लिखने में जाता है, 2 घंटे चले जाते हैं लिखने में। कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाए कि आपको समझे, उससे पहले आपने देखा कि मैंने पहला पेज जो बनाया था वो अपने मन से डाला था आपको बेसिक समझाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत मेहनत किया जा रहा है हमारी तरफ से, आप भी उतनी ही मेहनत करके प्रश्न आप जो है मैथ्स को सीखिए। आपको एक बार अगर वीडियो देख के नहीं समझता तो जहाँ से नहीं समझता वीडियो को फिर से पॉज करके रिप्ले करके देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है वो सब समझा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।